नमस्कार दोस्तों, बुक ऑडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे सरिता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं पूनम अहमद जी की कहानियों का संकलन कभी अपने लिए। इसी श्रृंखला में आज की कहानी का नाम है हम तीन। तो बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए बुक ऑडियो। स्नेही ने कॉलेज से आते ही मुझे बताया, माँ शनिवार को हमारी 10वीं कक्षा का रीयूनियन है, बहुत मजा आएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नीता, रिंकी, मोना से मिले हुए बहुत समय हो गया। वे लोग भी कोटा से इस प्रोग्राम के लिए विशेष रूप से आ रही हैं। एक बड़े से होटल में पार्टी है, डिनर है, बहुत मजा आएगा माँ। मैं उसे चहकते देख रही थी। उसके खास सहेलियां नीता, रिंकी, मोना कोटा में इंजीनियरिंग कर रही हैं। स्नेहा फिर बोली, कुछ बोलो ना माँ, बहुत मजा आता है पुराने दोस्तों से मिलकर, है ना माँ? ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से ठंडी सी सांस निकली। हाँ, आता तो है। स्नेहा मेरे पास बैठ गई, बोली, माँ आपकी भी तो सहेलियां हैं, दोस्त रहे होंगे, आपको उनकी याद नहीं आती? आती तो है, लेकिन शादी के बाद लड़कियां अपनी अपनी गृहस्थी में खो जाती हैं। चाह कर भी कहाँ एक दूसरे से मिल पाती हैं। नहीं माँ, दोस्तों से मिलना इतना मुश्किल तो नहीं है। आप नानी के यहाँ जाती हैं तो किसी से मिलने की कोशिश नहीं करती? हाँ, मैं जाती तो हूँ, पर वे लोग थोड़े ही होती हैं वहाँ। वे अपने हिसाब से प्रोग्राम बनाकर मायके आती हैं। अरे माँ, कोशिश तो करो अपनी पुरानी सहेलियों से मिलने की। आपको भी बहुत मजा आएगा। आपकी लाइफ में भी एक चेंज होगा। मेरी मानो तो एक रीयूनियन आप भी रख ही लो। स्नेहा तो कहकर फ्रेश होने चली गई। दो चेहरे मेरी आंखों के आगे तैर गए। क्यों न मैं भी सुकन्या और अनीता से मिलूं? लेकिन मैं यहाँ मुंबई में, सुकन्या इलाहाबाद में और अनीता दिल्ली में है। 20 साल से तो कोई संपर्क नहीं है। माँ के यहाँ जाती हूँ तो माँ से ही उनके बारे में पता चल जाता है। अब थोड़ा अजीब तो लगेगा। अब किसका कितना स्वभाव बदल गया होगा पता नहीं। कोई मिलने में रुचि दिखाएगी भी या नहीं। खैर, पहल तो करके देखनी चाहिए। एक कोशिश करने में क्या हर्ज है। बस मन इसी बात में उलझ कर रह गया। अमित ऑफिस से आए, मुझे थोड़ी देर देखते रहे, फिर बोले, मीनू क्या हुआ? किसी सोच में डूबी लग रही हो? मैंने उन्हें कुछ नहीं कहकर टाल दिया। डिनर के समय स्नेहा और राहुल ने भी मुझे टोका। क्या हुआ माँ? मैंने उन्हें भी टाल दिया। मैं अभी किसी को कुछ नहीं बताना चाहती थी। पहले अपनी सहेलियों का पता तो कर लूं। अगले दिन सबके जाने के बाद मैंने मुजफ्फरनगर माँ को फोन कर उन्हें अपने मन की बात बताई। वे हंस पड़ी, बोली, बहुत अच्छा सोचा, बना लो प्रोग्राम। मेरे पास उन दोनों के नंबर नहीं है। अरे परेशान क्यों हो रही हो? मैं उनके घर से फोन नंबर लाकर तुम्हें बता दूंगी। मैं बेफिक्र हो गई। आधे घंटे में ही माँ ने मुझे दोनों के फोन नंबर लिखवा दिए। सुकन्या हमारी गली में ही तो रहती थी और अनीता 2 गलियां छोड़कर। मैं दोनों से बात करने के लिए बेचैन हो गई। मेरी आवाज दोनों नहीं पहचानी, लेकिन जब उस उम्र के खास कोड वर्ड, खास किस्सों का संकेत दिया तो दोनों चहक उठी। हमने कितने गिले शिकवे किए, कभी याद न करने के उलाहने दिए, और फिर मैंने अपना प्रोग्राम बताया तो दोनों एकदम तैयार हो गई। लेकिन परेशानी ये थी कि अनीता अब टीचर थी और सुकन्या मेरी तरह हाउसवाइफ। ये तय हुआ कि अनीता छुट्टियों में मुजफ्फरनगर आ सकेगी। रात को जब हम चारों साथ बैठे तो मैंने कहा, अमित आपसे कोई जरूरी बात करनी है। बच्चों के भी कान खड़े हो गए। अमित ने कहा, कहो ना, क्या हुआ? मुझे भी अपनी सहेलियों से मिलने माँ के यहाँ जाना है। मेरा भी रीयूनियन का प्रोग्राम बन गया है। तीनों जोर से हंस पड़े। मैं झेप गई तो अमित ने स्नेहा से कहा, स्नेहा तुम अपनी मम्मी को क्या पट्टी पढ़ा देती हो?
फिर सीरियस हो जाती हैं। क्यों? उनकी भी लाइफ है। सारा दिन क्या हमारे आगे पीछे घूमती रहे? उनका भी फ्रेंड सर्कल रहा होगा, उनका भी तो मन करता होगा। माँ, आप बताओ, क्या सोचा आपने? मैंने तीनों को सुकन्या और अनीता से हुई बातचीत के बारे में बता दिया। हंसी खुशी मेरा प्रोग्राम बन गया। राहुल को अलग ही चिंता हुई। मम्मी, हमारे खाने का क्या होगा? लता बाई से बात कर ली है, वो दोनों टाइम आकर खाना बना देगी। अमित ने 2-3 दिन बाद ही मेरी फ्लाइट बुक कर दी। मैंने सुकन्या और अनीता को भी बता दिया। अब हम तीनों फोन पर संपर्क में रहती। बहुत अच्छा लगने लगा है। सुकन्या के पति सुधीर बिजनेसमैन है, उसको भी एक बेटी और एक बेटा है। अनीता के पति विनय डॉक्टर हैं और उनका इकलौता बेटा नागपुर में इंजीनियरिंग कर रहा है। हम तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ी हैं। 12वीं कक्षा तक तो हम एक ही क्लास में थी। बाकी लड़कियां हमें 3 देवियां कहती थी। 12वीं कक्षा के बाद बीए में हमारे विषय अलग अलग हो गए थे। सुकन्या का विवाह तो बीए के बाद ही हो गया था, अनीता और मेरा एमए करने के बाद। अनीता ने अंग्रेजी में एमए किया था और मैंने ड्राइंग एंड पेंटिंग में। वो दिन याद आए तो साथ में और भी बहुत कुछ चाहा अनचाहा याद आने लगा। अब तो हम तीनों के विवाह को 20-22 साल हो गए थे। अब उस उम्र की बातें याद करते हुए कुछ अजीब सा लगने लगा। जब भी विनोद का ख्याल आता है तो मेरे मन का स्वाद कसैला हो जाता है। अच्छा ही हुआ उस लालची इंसान का सच जल्दी सामने आ गया था। मेरी टीचर माँ उसके दहेज के लालच को कहाँ पूरा कर पाती। पिता का साया तो मेरे सिर से 13 वर्ष की उम्र में ही उठ गया था। जब से अमित से विवाह हुआ है, कुदरत को धन्यवाद देते नहीं थकती हूँ मैं। और सुकन्या ने अनिल को कैसे भुलाया होगा? अनिल और सुकन्या बीए में एक ही सेक्शन में थे। धीरे धीरे जब दोनों के प्रेम के चर्चे होने लगे तो बात सुकन्या के घर तक पहुंच गई और फिर सुकन्या का विवाह बीए करते ही कर दिया गया। अनीता और मुझसे सुकन्या के आंसू देखे नहीं जाते थे। वो बार बार मरने की बात करती और हम उसे समझाते रहते। उधर अनिल का हाल कॉलेज में एक मजनू की तरह हो गया था। हम जब भी उसे देखते उस पर तरस आता। पहले सुकन्या, फिर मेरा विवाह भी हो गया। अनीता शुरू से जानती थी अगर उसके घर में किसी को भी उसके कोई प्यार व्यार का चक्कर सुनने को मिलेगा तो उसकी पढ़ाई छुड़वा दी जाएगी। इसलिए वो हमेशा इन चक्करों से दूर रही, बस हंसते हुए हमारे किस्से सुनती। और अब हम अपनी अपनी गृहस्थी में वे किस्से, वे बातें सब भूल चुके थे। छुट्टियों तक का समय बेसब्री से बिताया। अमित और बच्चे मेरे उत्साह पर मुस्कुराते रहे। तय समय पर मैं एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर पहुंच रही थी। अनीता ने कहा भी था कि वो मुझे लेने आ जाएगी, फिर साथ चलेंगे। लेकिन जब मुझे पता चला उसके पति को क्लिनिक छोड़कर इतनी दूर लेने आना पड़ेगा तो मैंने प्यार से मना कर दिया। मुझे आदत है ऐसे जाने की। मेरा शहर आ गया था, मेरी जन्मभूमि। यहाँ की मिट्टी में मुझे अपनी ही खुशबू महसूस होती है। यहाँ की हवा में मैं मातृत्व सा अपनापन महसूस करती हूँ। मेरे चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है, जैसे मैं फिर एक नवयौवना बन गई हूँ। वैसे भी मायके आते ही एक धीर गंभीर महिला भी चंचल तरुणी बन जाती है। घर पहुंचकर फ्रेश होकर खाना खाया। माँ और रेनू भाभी ने पता नहीं कितनी चीजें बना रखी थी। मैंने सबके साथ थोड़ी देर बैठकर सुकन्या के घर जाने के लिए तैयार हो गई। भाभी ने हंसते हुए कहा, सहेलियों में हमें मत भूल जाना। सब हंसने लगे। अनीता भी वहीं आ चुकी थी। अपने अपने मोबाइल पर हम लगातार संपर्क में थी। हम तीनों ने जब 20 साल बाद एक दूसरे को देखा तो मुंह से बोल ही नहीं फूटे। फिर बिना कुछ कहे भीगी आंखें लिए हम तीनों एक दूसरे के गले लग गई। सुकन्या के माता पिता और भाई हमें एकटक देख रहे थे। फिर तो बातों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया और कब लंच टाइम हो गया पता ही नहीं चला।
तभी सुकन्या की भाभी ने आकर कहा, अरे तीनों देवियों, खाना लग गया है, पहले खाना खा लो। ये बातें तो अभी खत्म होने वाली नहीं है। दिन भर साथ रहकर हम तीनों शाम को अपने अपने घर आ गई। माँ मेरा इंतजार कर रही थी। देखते ही बोली, ये क्या बेटा, पूरा दिन वही बिता दिया। भाभी भी कहने लगी, अब कल नहीं जाना, उन्हें यहीं बुला लेना, नहीं तो हम इंतजार करते रह जाएंगे और तुम्हारा ये हफ्ता ऐसे ही बीत जाएगा। मैंने हंसकर कहा, ठीक है। रात को अमित और बच्चों से बात की। अमित ने आदतन पूरे दिन का हालचाल पूछा। सुबह 10 बजे सुकन्या और अनीता आ गई। पहले हम साथ बैठकर गप्पे मारती रही, फिर भाभी के मना करने पर भी किचन में उनका लंच तैयार करने में हाथ बटाया। फिर हम तीनों मेरे कमरे में आ गई। मेरा कमरा अब मेरे भतीजे यश का स्टडी रूम बन गया था। छुट्टी थी, यश खेलने में व्यस्त था। हम तीनों आराम से लेटकर अपने अपने परिवार की बातें एक दूसरे को बताने लगी। बात करते करते मैंने नोट किया कि सुकन्या कुछ उदास सी हो गई। मैंने पूछा, क्या हुआ सुकन्या? कुछ नहीं। हमें नहीं बताएगी? अनीता ने भी पूछा। कुछ नहीं, तुम लोगों को वहम हुआ है। मैंने कहा, हम इतनी दूर से एक दूसरे से मिलने आई हैं, क्या हम एक दूसरे से पहले की तरह अपने दिल की बातें नहीं कर सकती? सुकन्या पहले तो गुमसुम सी बैठी रही, फिर बहुत ही उदास स्वर में बोली, अनिल को नहीं भुला पाई मैं। हम दोनों चौंक पड़ी। क्या क्या कह रही है तू? हाँ। सुकन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने असफल प्यार की पराकाष्ठा को दिल में लिए एक सहज जीवन जीना अग्निपथ पर चलने जैसा मुश्किल है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। बस 2 हिस्सों में बटी जी रही हूँ। अब तो उम्र अपनी ढलान पर है, लेकिन मन वहीं ठहरा है। अनिल से दूर मन कहीं नहीं रमा। इतने सालों से जैसे 2 नावों की सवारी करती रही हूँ। बस बचा खुचा जीवन भी जी ही लूंगी। जो प्यार मिलने से पहले ही खो गया हो, कैसे जी लिया जाता है उसके बिना भी, ये वही जान सकता है जिसने ये सब झेला हो। सुधीर के पास होती हूँ तो अनिल का चेहरा सामने आ जाता है, और जब भी यहाँ आती हूँ मेरा मन और उदास हो जाता है। मैं और अनीता हैरानी से सुकन्या को देख रही थी। हमें तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी गंभीर होगी। ये क्या हो गया? हमारी प्यारी सहेली 22 साल से इस मनोदशा में है। मैं और अनीता एक दूसरे का मुंह देखने लगी। हम जानती थी सुकन्या शुरू से ही बहुत भावुक थी, लेकिन वो तो आज भी वैसी ही थी। सुकन्या कह रही थी, यहाँ आने पर मेरे सामने अतीत के वे मधुर पल जीवंत हो उठते हैं। आज भी आंखें बंद कर उस सुखद समय का एक एक पल जी सकती हूँ मैं। अनीता ने पूछा, सुकन्या, यहाँ आने पर तो कभी अनिल से मिली है? नहीं। अनीता ने पल भर पता नहीं क्या सोचा, फिर बोली, मिलना है उससे? मैं तुरंत बोली, अनु पागल हो गई है क्या? अनीता ने ठहरे हुए स्वर में मुझे आंख मारते कहा, क्यों, इसमें पागल होने की क्या बात है? सुकन्या अनिल के लिए आज भी उदास है, तो क्या उससे एक बार मिल नहीं सकती? सुकन्या ने कहा, नहीं, रहने दो, अब मिलकर क्या होगा? अरे एक बार उससे देख लेगी तो शायद तेरे दिल को ठंडक मिल जाए। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, मैं चुप रही। पता नहीं अनीता ने क्या सोचा था। सुकन्या ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, मीनू तू क्या कहती है? जैसा तेरा दिल चाहे। लेकिन मैं उसे मिलूंगी कहाँ? अनीता ने कहा, मुझे उसके घर का पता है। बुआजी की बेटी उसी कॉलेज में पढ़ती है जहां अनिल भी प्रोफेसर है। सुकन्या बोली, मेरे तो हाथ पैर अभी से कांप रहे हैं। कैसा होगा वो? क्या कहेगा मुझे देखकर? पहचान तो जाएगा ना?
अनीता हंसी। हाँ, पहचान तो जाना चाहिए। उसकी याद में तो आज भी वैसी ही तो है, सूखी मरियल सी। सुकन्या ने कहा, हाँ, तेरी तरह सेहत बनानी भी नहीं है मुझे। अनीता का शरीर कुछ ज्यादा ही भर गया था। मैं जोर से हंसी तो अनीता ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मुझे अपनी सेहत से कोई शिकायत नहीं है। ये तो अपने प्यारे पति के प्यार में थोड़ी फूल फल गई हूँ। और हम तीनों इस बात पर खूब हंसी। मैंने कहा, वैसे हम तीनों के ही पति बहुत अच्छे हैं जो हमें एक दूसरे से मिलने भेज दिया। अनीता ने कहा, हाँ, ये री सारी बातें सुन ले तो हैरान रह जाए। खास तौर पर सुकन्या के बच्चे तो अपनी माँ के इस सो कोल्ड प्यार का किस्सा सुनकर धन्य हो जाएंगे। सुकन्या चिढ़कर बोली, चुप कर, खुद ही आइडिया दिया है और खुद ही मेरा मजाक उड़ा रही है। अगले दिन हम तीनों मार्केट पहुंच गए। वहां सुकन्या ने अनिल को देने के लिए गिफ्ट खरीदी। सुकन्या बहुत इमोशनल हो रही थी। अनीता और मैं अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोक पा रही थी। अनीता ने मेरे कान में कहा, यार ये तो बिल्कुल भी नहीं बदली, पहले भी एक बात पर हफ्तों खुश। मैंने कहा, हाँ, लेकिन तूने इसे अनिल से मिलने का आइडिया क्यों दिया? अनीता बड़े गर्व से बोली, टीचर हूँ, बिगड़े बच्चों को सुधारना मुझे आता है और इसे तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अपनी इस खूबसूरत सहेली का सौंदर्य प्रेम भी मुझे पता है। और तुझे बता रही हूँ, मैंने अनिल को 6 महीने पहले ही एक शादी में देखा था। अच्छा, कोई बात हुई क्या? नहीं, मौका नहीं लगा था। अच्छा, अब चुप कर, अपनी सहेली की शॉपिंग पूरी हो गई शायद। पता नहीं कितने रुपए फूंक कर आ रही है मैडम। सुकन्या पास आई तो हमने पूछा, क्या क्या खरीद लिया? कुछ खास नहीं, अनिल के लिए एक ब्रांडेड शर्ट, एक परफ्यूम, एक सुंदर सा पेन और उसके पसंद की मिठाई। अनीता ने कहा, चलो चले, प्रोफेसर साहब घर आ गए होंगे। शाम के 4 बजे थे। हम तीनों पैदल ही साकेत चल पड़ी। अनीता ने एक गली में दूर से एक घर की तरफ इशारा किया। यही है अनिल का घर, और वो जो बाहर स्कूटर खड़ा कर रहा है शायद अनिल ही है। हम तीनों के कदम थोड़े तेज हुए। अनीता ने कहा, हाँ सुकन्या, अनिल ही तो है। सुकन्या ने ध्यान से देखा। अनिल किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो ऐसे खड़ा था कि हमें उसका साइड पोज दिख रहा था। सुकन्या के कदम ढीले पड़ गए। उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये मोटा सा गंजा आदमी अनिल कैसे हो सकता है? लेकिन शक्ल तो मिल रही है। अनीता ने कहा, यही है तेरा हैंडसम सा प्रेमी, जिसका साथ पाने की इच्छा आज भी तेरा पीछा नहीं छोड़ रही, जिसके सामने अपने पति का अथाह प्यार भी तुझे तुच्छ लगता है। सुकन्या अचानक वापस मुड़ गई। मैंने कहा, क्या हुआ, अनिल से मिलना नहीं है क्या? सुकन्या जल्दी से बोली, नहीं, थोड़ा तेज नहीं चल सकती तुम दोनों? जल्दी चलो यहाँ से। अनीता हंसते हुए बोली, चलो किसी रेस्तरां में चलते हैं। हमने वहां बैठकर कॉफी और सैंडविच का ऑर्डर दिया। हमारी हंसी नहीं रुक रही थी और सुकन्या का चेहरा देखने लायक था। अनीता हंसी, बोली, बेचारी सुकन्या, इतने साल पुराने प्यार की परिणति हुई भी तो किस रूप में? सुकन्या ने हमें डपटा, चुप हो जाओ तुम दोनों, मुझे सताना बंद करो। अपनी सारी कल्पनाओं को वहीं उसी गली में दफन कर आई हूँ मैं। पहली बार मुझे मेरे पति सुधीर याद आ रहे हैं। बस अब जल्दी से उनके पास पहुंचना है। मैंने कहा, वाह क्या बेसब्री है, तुम्हारा प्यार का भूत तो बहुत तेजी से भाग गया। अब हम तीनों की हंसी नहीं रुक रही थी। हम बहुत हंसी, इतना हंसे पता नहीं कितने साल हो गए थे। मैंने कहा, सुकन्या, और ये जो तुमने गिफ्ट्स खरीदे, इनका क्या होगा? होगा क्या, शर्ट सुधीर पहनेंगे और मिठाई घर जाकर हम सबके साथ खाएंगे। परफ्यूम और पेन अपने बेटे को दे दूंगी। मैंने कहा, हाँ, अनिल को तो ये शर्ट आती भी नहीं। मुझे और अनीता को तो जैसे हंसी का दौरा पड़ गया था। सुकन्या की शक्ल देखकर हम इतना हंसी
कि हमारी आंखों में आंसू आ गए। सच, अगर हमारे बच्चे हमारा ये रूप देखते तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न आता। ये तो अच्छा था कि इस समय रेस्तरां में एक दो लोग ही थे और हम बैठी भी थी एक कोने में। वेटर बेचारा हमारी शक्ल देख रहा था। खैर, खा पीकर हम अपने अपने घर चली गई। गिने चुने दिन थे, जाने का दिन भी पास आ रहा था। अगले दिन हम तीनों ने फिर खरीदारी की। माँ के लिए, भैया भाभी और यश के लिए कुछ कपड़े खरीदे। उन दोनों ने भी इसी तरह का सामान लिया। फिर जब हम तीनों साथ बैठी तो सुकन्या के दिल में आया कि थोड़ा मुझे छेड़ा जाए। अतः मुझसे कहने लगी, विनोद कहाँ है आजकल, कुछ पता है? मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी इस बात में जरा भी रुचि नहीं है, मुझे माफ करो। अनीता हंसी, मीनू कहो तो उसका कायाकल्प भी देख लिया जाए। मैंने कहा, नहीं रहने दो, अभी तो एक को देखकर छोड़ा। फिर हम तीनों ने ये तय किया कि अब जब भी संभव होगा मिलती रहेंगी। एक बार फिर पुराने समय में लौटकर बहुत मजा आया। जाने का दिन आ गया। भीगी आंखों से एक दूसरे से विदा ली। माँ और भाभी ने तो पता नहीं कितनी चीजें बांधी थी। सबसे पहले मैं ही निकल रही थी। अनीता को एक विवाह में शामिल होने के लिए 2 दिन और रुकना था। सुकन्या को लेने सुधीर आने वाले थे। माँ और भाभी प्यार भरी शिकायत कर रही थी कि मैं अपनी सहेलियों के साथ ही घूमती रही। मैं बहुत अच्छा समय बिताकर लौट रही थी। मुंबई जाकर स्नेहा को इस रीयूनियन का आइडिया देने के लिए गले से लगाकर थैंक्स कहने के लिए मैं बहुत उत्साहित थी। सच, बहुत मजा आया था।